जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस आकार ही ले रही थी, तब भारत की धरती पर एक बेहद रहस्यमयी कहानी लिखी जा रही थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने लिटरली इतिहास, राजनीति, धर्म और विज्ञान सबको दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। एक ऐसा शब्द जिसके इर्द गिर्द इतनी बहसें हुई हैं कि पूछिए मत। वो शब्द है आर्य। ये कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए इस रहस्य के पीछे का असली सच खोजते हैं। आर्य आखिर थे कौन? सुनने में कितना सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। क्या वो कोई बहुत बड़े योद्धा थे या फिर कहीं बाहर से आए हुए लोग थे, या हो सकता है वो हमेशा से इसी धरती के मूल निवासी रहे हों? इस एक सवाल ने दुनिया भर के बड़े बड़े स्कॉलर्स का दशकों तक सिर चकराए रखा है। तो आइए देखते हैं कि इतिहास के पन्ने इस एक छोटे से शब्द के बारे में हमें क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस शब्द के असली मतलब को समझना होगा, और इसके लिए हमें जाना होगा सीधे इसके ओरिजिनल सोर्स की तरफ। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक बहस में कूदने से पहले फैक्ट्स चेक करना बहुत जरूरी है, और इसका सबसे पुराना और ऑथेंटिक सोर्स है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जिक्र कई बार आता है, लेकिन, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, वहाँ इसका मतलब किसी खास जाति, रेस या स्किन कलर से बिल्कुल नहीं था। उस पुराने जमाने में आर्य का बहुत ही सिंपल सा अर्थ था, एक सभ्य, श्रेष्ठ या सम्मानित इंसान। यानी ये असल में कल्चरल आइडेंटिटी थी। जो लोग एक बहुत ही एडवांस्ड और अच्छे तरीके से जीवन जीते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। ये कोई जेनेटिक मार्कर नहीं था, बल्कि एक लाइफस्टाइल था। अब अगर हम टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएं तो एक गजब की कहानी सामने आती है। आज से करीब 4000 साल पहले भारत में एक बेहद एडवांस सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शानदार शहर, जहां चौड़ी सड़कें थीं, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरनेशनल ट्रेड होता था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ये इतने विकसित शहर अचानक से खत्म होने लगे। पूरी की पूरी सभ्यता कमजोर पड़ गई। और फिर इसके काफी बाद, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, माना जाता है कि भारत में वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई। और बस यहीं से इतिहास में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब ये जो सिंधु घाटी के पतन और वैदिक संस्कृति के उदय के बीच का खाली टाइम था ना, इसने एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दिया। क्या आर्य बाहर से आए थे? क्या उन खाली पड़े सिंधु शहरों की जगह किसी बिल्कुल नए ग्रुप ने ले ली थी? ये एक ऐसा सवाल था जो आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचते हैं 19वीं सदी में, जहां कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। जब 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिमिलैरिटी नोटिस की। संस्कृत भाषा के कई शब्द यूरोप की भाषाओं से हूबहू मिलते जुलते थे। जरा खुद सोचिए, अंग्रेजी का शब्द मदर और संस्कृत का माता, अंग्रेजी का ब्रदर और संस्कृत का भ्राता, बोलने का तरीका और मतलब दोनों में इतनी समानता, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। इसी चीज ने एक्सपर्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद पुराने जमाने में कोई एक सिंगल ग्रुप रहा होगा, जिसे बाद में इंडो यूरोपियन कहा गया। और बस इसी भाषाई कनेक्शन से पैदा हुई एक नई थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी का दावा बहुत सीधा था। इसके मुताबिक लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से कुछ घुड़सवार कबीले भारत में आए। कहा गया कि यही वो लोग थे जिन्हें बाद में आर्य नाम दिया गया। वे लोग अपने साथ घोड़े और रथ लेकर आए थे। और सबसे बड़ी बात जो इस थ्योरी ने कही, वो ये थी कि इन्हीं बाहरी लोगों ने आकर यहाँ वैदिक संस्कृति की नींव रखी। इस थियरी के हिसाब से इसके बाद समाज बहुत तेजी से बदलने लगा। ऋग्वेद की रचना हुई, यज्ञ जैसी बड़ी परंपराएं शुरू हुईं और संस्कृत भाषा और भी ज्यादा रिफाइन हो गई। जो लोग शुरुआत में सिर्फ छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, वो अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होकर बड़े राज्यों में बदलने लगे, और आगे चलकर यही राज्य विशाल और शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में सामने आए। मतलब एक पूरी तरह से नया और एडवांस्ड समाज आकार ले रहा था। लेकिन रुकिए, इतिहास इतना सिंपल कहाँ होता है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर थियोरी का एक काउंटर नैरेटिव भी होता है। बहुत सारे इतिहासकार इस माइग्रेशन थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं थे।
उनका तर्क था कि भाई आर्य कोई बाहरी हमलावर या माइग्रेंट्स नहीं थे, बल्कि वो तो हमेशा से भारत के ही मूल निवासी थे। इस थ्योरी को आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहा जाता है। इसका मानना है कि ये जो महान वैदिक संस्कृति थी वो कहीं बाहर से इम्पोर्ट नहीं हुई थी, बल्कि वो इसी भारत की धरती पर जन्मी, यहीं उसका विकास हुआ और फिर यहाँ से वो दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली। ये एक ऐसा वैचारिक टकराव है जिसने आज भी एक्सपर्ट्स को दो अलग अलग खेमों में बांट रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पुरानी बहसों में आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है। क्या साइंस के पास कोई पक्का जवाब है? देखिए, अभी तक तो सारी बातें भाषा और पुरानी चीजों पर टिकी थीं, लेकिन हाल ही में डीएनए और जेनेटिक्स की रिसर्च ने एक नया एंगल दे दिया है। साइंटिफिक डेटा दिखाता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया से भारत की तरफ कुछ माइग्रेशन तो पक्के तौर पर हुआ था, लेकिन यहीं पर एक कैच है। इतिहास कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। डीएनए में माइग्रेशन के सुराग मिलने के बाद भी सारे स्कॉलर्स आज भी एक बात पर सहमत नहीं हैं। साइंस ने नए हिंट्स तो दे दिए हैं, पर डिबेट अभी भी वैसी ही गर्मागर्म है। और इस असहमति की एक बहुत ही वैलिड वजह है। जरा सोचिए, क्या कोई भी महान सभ्यता सिर्फ बाहर से आए कुछ लोगों की वजह से बन सकती है? बिल्कुल नहीं। एक सभ्यता असल में कई सारी चीजों का एक मेल्टिंग पॉट होती है। इसमें बाहर से आया कल्चर हो सकता है, लेकिन साथ ही भाषा, व्यापार के तरीके और सबसे जरूरी वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, उनका योगदान सबसे बड़ा होता है। ये बाहर से आने वाले और पहले से मौजूद लोगों के मिलने से बनी एक साझा पहचान होती है, किसी एक का इम्पैक्ट नहीं। खैर, अब हमें इतिहास के एक बहुत ही डार्क और सीरियस चैप्टर की बात करनी होगी। 20वीं सदी में इस आर्य शब्द के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सच में डरावना था। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए आर्य शब्द का बहुत ही खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल किया। उसने दुनिया को ये झूठी कहानी बेची कि जर्मन लोग ही दुनिया की सबसे शुद्ध आर्य नस्लें हैं, और यहीं से पैदा हुआ आर्यन रेस का वो भयंकर झूठ जिसका हमारे प्राचीन इतिहास से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। इसीलिए आज के मॉडर्न स्कॉलर्स इस बात को बहुत ही जोर देकर क्लियर करते हैं कि हमारे उस ओरिजिनल वैदिक आर्य कॉन्सेप्ट का हिटलर की उस नस्लवादी और जहरीली सोच से कोई कनेक्शन नहीं है, जीरो। प्राचीन काल में आर्य होना मतलब एक सभ्य और अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान होना था, ना कि किसी खास नस्ल का होना। उस प्योर कल्चरल पहचान को 20वीं सदी के पॉलिटिक्स ने पूरी तरह से हाईजैक करके बर्बाद कर दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में आकर हम कहाँ खड़े हैं? वही सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने है। आर्य कौन थे, बाहरी या भारत के मूल निवासी? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा हाँ या ना वाला जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये किसी एक छोटे से ग्रुप की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत कहानी है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या हम कभी अपने अतीत का 100% सच जान पाएंगे, या फिर इतिहास हमेशा सिर्फ हमारी अपनी सोच का आईना बनकर रह जाएगा? सोचिएगा जरूर।